सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th सोशल साइंस के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग सत्ता की साझेदारी के भाग 4 को शुरू करेंगे। ठीक है, भाग 1 में हमने ओवरव्यू कंप्लीट किया, बेल्जियम एंड श्रीलंका, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, हाल ही में अपन ने इसको समझा और कंप्लीट किया। आज हम अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम की समझदारी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पीछे की कहानी को थोड़ा समझा देता हूँ, क्या चल रहा था। शुरुआत से एक बार बताता हूँ। शुरुआत में हमने देखा, चैप्टर को शुरू करा कि सत्ता के साझेदारी का क्या अर्थ होता है। एनसीईआरटी बोलता है कि अगर आपको सत्ता की साझेदारी समझनी है तो इसको दो कहानियों से आपको समझना पड़ेगा। पहला श्रीलंका की कहानी और दूसरा बेल्जियम की कहानी। दोनों की कहानी को हमने पढ़ा। हमने देखा कि बेल्जियम के अंदर डच भाषी और फ्रेंच, डच भाषा जो बोलते हैं और फ्रेंच भाषा जो बोलते हैं, ये दो समूह थे, जिसमें से डच भाषा बोलने वाले जो लोग थे वो ज़्यादा थे। तो यहाँ पर एक स्थिति बन गई थी कि जो बहुसंख्यक समाज है, यानी मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है, वो क्या करेगी, माइनॉरिटी कम्युनिटी को क्या दबाएगी या उसके साथ काम करेगी। ठीक है, तो ये हमने आगे के लिए छोड़ दिया था। इसी तरीके से श्रीलंका में भी हमने देखा था कि एक सिंहली कम्युनिटी थी और एक थी तमिल कम्युनिटी। सिंहली कम्युनिटी संख्या में ज़्यादा थी, नंबर्स में ज़्यादा थी, मेजॉरिटी में थी। तो क्या मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी के साथ गलत व्यवहार किया? तो हमने देखा हाँ, श्रीलंका में ऐसा हुआ। पिछले बारे में हमने पार्ट 3 के अंदर समझा, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका के टॉपिक नामक में हमने समझा कि किस तरीके से श्रीलंका में सिंहली कम्युनिटी ने तमिल कम्युनिटी पर अत्याचार किए। ये हमने वहाँ समझा। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास एक और कहानी है बेल्जियम की। बेल्जियम ने इस स्थिति में क्या करा? क्या बेल्जियम ने ही ऐसा कुछ करा या फिर कुछ और किया? देखिए, वैसे नाम से आप समझ ही जाएंगे। नाम है अकोमोडेशन इन बेल्जियम, मतलब बेल्जियम की समझदारी, यानी कुछ ना कुछ ऐसा काम करा है बेल्जियम ने जो श्रीलंका से अच्छा है, यानी समझदारी वाला काम करा है कुछ, है ना। तभी जाकर टॉपिक का नाम रखा गया अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब तो समझने लायक ये बच गया है, ये तो पता चल गया कि श्रीलंका की तरह बेवकूफ़ी तो नहीं करी है। किसने? बेल्जियम ने। क्योंकि श्रीलंका ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी कि पूरा का पूरा जो उसका श्रीलंका में गृह युद्ध हो गए, सैकड़ों लोग मर गए। श्रीलंका की एक अच्छी इकोनॉमिकल पोजीशन थी, एजुकेशन पोजीशन थी, लेवल था, वो पूरा का पूरा क्या हो गया, ख़राब हो गया। किसके कारण? इनके एक डिसीजन के कारण कि इन्होंने जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उसके साथ क्या करा, भेदभाव करा। उनके सभी के सभी जो हित, मतलब जो नियम थे, उनको क्या कर दिया, उन पर प्रतिबंध लगा दिया, उनके जीवनों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार का कार्य करा तो पूरे के पूरे इसके अंदर क्या हो गया, श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ा और इनका सब बर्बाद हो गया, है ना। ये तो बेवकूफ़ी करी किसने? श्रीलंका ने। बेल्जियम ने समझदारी करी, और वो क्या समझदारी थी अब अपन को समझना है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड हो सकें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के समय में, इंपॉर्टेंट पेपर, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज़, जो भी हम अप टू डेट करते जाएंगे, मतलब अपडेट करते जाएंगे, तो वहाँ पर सारी की सारी आपको दिख जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों आप ज्वाइन करके रखें। अब बढ़ते हैं अपन आगे है अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम की समझदारी। क्या समझदारी दिखाई बेल्जियम ने, इसको समझते हैं। द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। जिस तरीके से श्रीलंका ने करा वैसा रास्ता नहीं अपनाया। They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. Regional differences मतलब होता है क्षेत्रीय
विभिन्नताएं, मतलब क्षेत्र में जो वहाँ के जो ओरिजिन क्षेत्र था वहाँ की, और कल्चरल डाइवर्सिटीज यानी सांस्कृतिक विविधताएं। इन्होंने बेल्जियम के लीडरों ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। उन्होंने ये स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमारे बेल्जियम देश के अंदर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, उनका एक अलग कल्चर है, उनका एक अलग रहन सहन है। हमारे को एक ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो सबके हितों की पूर्ति कर सके, यानी सभी को फुलफिल कर सके, उनकी नीड्स को फुलफिल कर सके, उनके एम्स को फुलफिल कर सके। ठीक है, ऐसी सरकार बनानी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ये तो पहले ही कर लिया। इसके लिए उन्होंने क्या करा वो देखिए आप। Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन, सिर्फ संशोधन मतलब होता है चेंज करना, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना, है ना, सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। श्रीलंका के केस में अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि जो तमिल कम्युनिटी थी वो बेगानेपन का बहुत ही क्या कर रही थी, महसूस कर रही थी, बेगानेपन को बहुत महसूस कर रही थी, क्योंकि सरकार द्वारा लिए जा रहे जो डिसीजन थे वो उनको क्या कर रहे थे, बेगानापन महसूस करवा रहे थे। बेगानेपन का मतलब क्या होता है? बेगानेपन का मतलब होता है बिटवीन 90 सेम टुगेदर, मतलब बेगानेपन का मतलब अलग होना, मतलब अपने आप को अलग महसूस करना दूसरों से, है ना। वो एक कंट्री नहीं होकर दूसरों अपने जो यहाँ पर तमिल थे वो अपने आप को बेगानापन महसूस कर रहे थे, है ना। लेकिन बेल्जियम ने क्या सोचा? बेल्जियम ने सोचा कि हमारे को ऐसा नहीं करना है, हर एक व्यक्ति अच्छी तरीके से रह पाए, किसी भेदभाव ना हो पाए। ठीक है, आगे लिख रखा है द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव। उन्होंने यानी बेल्जियम के लीडर्स ने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। Here are some of the element of the Belgian model। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है, मतलब जो समझदारी, जो बातें बेल्जियम ने अपनाई जिससे कि उसके बेल्जियम में रहने वाले जितने भी निवासी थे वो अपने आप, वो सब समान अवसरों को प्राप्त करें, सभी एक दूसरे से मिलकर रहें और देश का विकास हो। उन्होंने क्या ऐसी बातें अपनाई, वो आपको बातें अपनाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा है कि विशेष जानकारियों के लिए देखें। तो आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ जिससे आपको पता चल पाएगा कि बेल्जियम ने किस तरीके का मॉडल अपनाया था। पहले आप इन इमेजेस को देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले अपन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पढ़ते हैं। द फोटोग्राफ हियर इज ऑफ अ स्ट्रीट एड्रेस इन बेल्जियम। यू विल नोटिस दैट प्लेस नेम्स एंड डायरेक्शन इन 2 लैंग्वेजेस, फ्रेंच एंड डच। आप देख पा रहे हैं ये एक इमेज है, ये इमेज है बेल्जियम की एक बस्ती का। पता यहाँ दिए गए फोटोग्राफ में अंकित है। गौर करें कि स्थान का नाम और दिशा की जानकारी 2 भाषाओं यानी फ्रेंच और डच में दी गई है। आपको पता है कि बेल्जियम में डच भाषी और फ्रेंच भाषी बहुत ज़्यादा थे, तो इन दोनों में लड़ाई ना हो इसलिए इन्होंने कितने छोटे छोटे कदम उठाए। आप देखते होंगे कि आप कहीं जाते होंगे तो ऊपर बोर्ड बने रहते हैं, है ना, ऊपर बोर्ड बने रहते हैं, उसमें बताया जाता है कि भाई यहाँ पर, जैसे कि अगर हमारे यहाँ की बात करें तो मैं बात करता हूँ, जैसे मार्टिनडेल ब्रिज है, हमारे मार्टिनडेल ब्रिज है, गुलाबबाड़ी है और नाका मदार है, तो ये यहाँ पर ऐसे एड्रेस होते हैं। तो ये हिंदी में भी लिखे रहते हैं और इंग्लिश में भी लिखे रहते हैं, है ना। उसी तरीके से बेल्जियम में हिंदी में, मतलब डच भाषा में भी लिखा था वो,
एड्रेस और किस में लिखा हुआ था, फ्रेंच भाषा में भी लिखा था, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोटा ना समझे और सबको समझ में आए, मतलब जो भी वहाँ पर अधिकांश लोग रहते हैं उनको सबको समझ में आए, है ना। लेकिन अगर आप यही चीज़ श्रीलंका के उसमें देखें तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या करा था, लैंग्वेज पे करा था, कि उन्होंने सिंहली जो लैंग्वेज थी उसको क्या कर दिया था, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि भाई सिंहली लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। जिसके कारण क्या हुआ कि जो भी सरकारी काम होता था, कानून बन रहा है, लेटर भेजे जा रहे हैं, नियम कानून बन रहे हैं, वो सब के सब किस लैंग्वेज में होते थे, सिंहली लैंग्वेज में होते थे। अब जो व्यक्ति सिंहली लैंग्वेज नहीं जानता है और वो उस देश में रह रहा है, उसके लिए कितनी गड़बड़ हो जाएगी कि नियम बन रहे हैं लेकिन उसको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं सकता है भाई। अभी आपको मैं चाइना पढ़ाने लग जाऊं या चाइना की चीज़ें आपके सामने रख दूं तो आपको समझ में आएगी क्या, चाइना की जो लैंग्वेज है, नहीं आएगी। क्योंकि और सोचो कि भारत की हर एक नीति चाइना की लैंग्वेज में बन रही हो तो अपना क्या हालत होगी बताओ। तो बस यही चीज़ें हो रही थी सिंहली मतलब श्रीलंका के अंदर, तो वहाँ पर गृह युद्ध जैसी काम हुआ। लेकिन बेल्जियम ये बात समझता था और उसने क्या करा, छोटे छोटे कदम लिए, छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स लिए जिनके कारण से बेल्जियम एक अच्छा और बहुत अच्छा उदाहरण बन सका डेमोक्रेटिक कंट्री का और पावर शेयरिंग का भी, कि किस तरीके इसने पावर शेयर करी, सत्ता की साझेदारी करी। अभी तो अपन ने स्टार्ट करेंगे, 4 पॉइंट है जो बेल्जियम ने अपनाए, वो देखते हैं अपन। देखिए अब यहाँ लिख रखा है सम स्पेशल फीचर्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल, यानी बेल्जियम मॉडल की कुछ विशेष बातें जो उसने अपनाई, जो श्रीलंका और बेल्जियम को अलग करती है ना। वो 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। वो 4 बातें सबसे पहले अपन समझते हैं क्या है क्या नहीं है, फिर लास्ट में मैं आपको पॉइंट दे दूंगा, कि पॉइंट में लिखना वेरी इंपॉर्टेंट होता है ना। एग्जाम के अंदर आपसे अगर छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया गया, वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में पूछ लिया गया कि बेल्जियम मॉडल की 4 बातें बताइए, तो फिर आप कैसे लिखोगे। समझा तो दिया मैंने आपको पूरा मोटा मोटा, एनसीईआरटी में भी समझा रखा है, वो तो मैं समझा दूंगा, लेकिन पॉइंट्स बनाने चाहिए। तो पॉइंट्स आपको लास्ट में मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट जो उन्होंने करा वो था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शाल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या करा उन्होंने कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। आपको पता है कि कंट्री 2 भागों में बटी रहती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये करा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वही नहीं रहेंगे, दोनों क्षेत्र के जो लोग हैं, मेजॉरिटी में जो लोग हैं, जैसे डच भाषी और फ्रेंच भाषी, इन दोनों के सेम लीडर्स बैठेंगे, है ना। इससे क्या होगा, इससे होगा कि सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। इससे क्या होगा कि कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो, है ना। जब दोनों के दोनों जो पक्ष हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में मान लो 100 मेंबर्स आ सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में 100 मेंबर्स आ सकते हैं, जिसमें से 50% ही डच भाषी होंगे, 50% ही कौन होंगे, फ्रेंच भाषी होंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर कोई स्पेशल लॉ लाना है, आपको कानून बनाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के वोट डलेंगे। दोनों के वोट डलेंगे तो दोनों के वोट तो सेम ही है ना। अब यहाँ पर जैसे जिसको जो अच्छा लगेगा वो अपने अनुसार क्या करेगा, वोट करेगा। इसमें ये नहीं हो सकता जैसे सिंहली वालों के अंदर क्या हुआ था, वो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में खड़े तो हो गए और मेजोरिटी में थे भाई, सिंहली कम्युनिटी मेजोरिटी में थी, तो उनको पता था, उन्होंने अपने लोगों को बोल दिया कि भाई हमारे को ही वोट देना, आप सबके सब अब अपनी सरकार बनेगी, आपको हमारे को ही वोट देना है। आप अगर हमारे को वोट दोगे तो क्या होगा, हम आपको
सारी सुख सुविधाएं देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जनता ने भी भाई सबको, जनता भी सभी जनता सीएलई कम्युनिटी के सारे जो मेंबर्स थे उन्होंने किसको वोट दिया, सीएलई गवर्नमेंट को ही दिया। तो इससे क्या हुआ, वहाँ पर गृह युद्ध जैसी आपत्ति आई। लेकिन बेल्जियम के अंदर क्या हुआ कि कम्युनिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसके अंदर 50% डच भाषी 50% फ्रेंच भाषी लोग रखे गए, और वहाँ पर जो भी कानून बनता है वो दोनों की सहमति से बनेगा। बोले कि भाई एक बिल्डिंग बनानी है, तो डच भाषी बोल रहे हैं कि 49 डच भाषी लोगों ने बोला कि भाई बिल्डिंग बननी चाहिए, और यहाँ पर कितने बच गए पीछे, 51 व्यक्तियों, 51 फ्रेंच भाषियों ने, और कुछ वहाँ पर कौन थे, एक डच भाषी भी हो गया एक वहाँ से। तो उसने बोला कि बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, तो नहीं बनेगी बिल्डिंग। आप समझ सकते हो यहाँ पर। इससे ये नहीं है कि जो ज़्यादा संख्या में है बस उसकी बात मानी जाएगी, नहीं, जो सही है वो सही माना जाएगा, जो सबको पसंद आएगा वही काम होगा, जो किसी एक कम्युनिटी या एक ग्रुप को पसंद आएगा वो काम नहीं होगा। ऐसे आपको समझना है। आगे लिख रखा है 10 नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। मतलब आप समझ गए, ये लाइन आपको स्पष्ट कर देगी कि इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं ले सकते हैं, एक तरफा फैसला नहीं ले सकते हैं। समझ में आ रहा है। ये तो पहली काम उसने करा था बेल्जियम ने। अब सेकंड काम जो उसने करा वो समझते हैं। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन ऑफ द कंट्री। केंद्र सरकार के अनेक शक्तियां देश की 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ये क्या करा, इस पॉइंट का ये मतलब है कि अच्छी तरीके से क्या चल पाए, देश चल पाए, बेल्जियम देश चल पाए। इसके लिए क्या करा लीडर्स ने, बड़े बड़े लीडर्स ने क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग कर दिया और स्टेट गवर्नमेंट को अलग कर दिया। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी नियंत्रण नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा। इंडिपेंडेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सेंट्रल में काम करेगी, सेंट्रल यानी पूरे देश पर, और स्टेट गवर्नमेंट ने हर एक स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होगी, और वो बिल्कुल भी किसके अधीन नहीं होगी, किसके अंडर नहीं होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं होगी। वो जो भी चाहती है अपने स्टेट के अंदर अपना कार्य करेगी। और ऐसा है कि हर एक स्टेट के अंदर जो मेंबर्स की नंबर होंगे, जो सदस्यों की संख्याएं होंगी वो भी बराबर होगी। यानी हर एक सदस्य को इक्वल सीट्स दी जाएगी। यानी डच वाले भी इक्वली बैठेंगे, जर्मन वाले भी इक्वल बैठेंगे, और कौन, फ्रेंच भाषी भी इक्वल बैठेंगे। इससे क्या होगा कि स्टेट में भी अगर कोई नियम बनाना होगा तो हर एक कम्युनिटी के पीपल से पूछा जाएगा कि ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। डच भाषी ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, फ्रेंच भाषी क्या ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या फिर जर्मन भाषी ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से हर एक कम्युनिटी के व्यक्ति से पूछा जाएगा, और देन उसके बाद जाकर क्या बनेगा, एक अच्छा सा लॉ बनकर तैयार होगा जिसको पूरी कंट्री के लोग अच्छी तरीके से मानेंगे, उस पर चलेंगे। ऐसा अपने भारत में भी देखा जाता है ना। लेकिन थोड़ी कोई बातों में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो अब इंडिपेंडेंटली अपन नहीं कह सकते कि यहाँ पर इक्वल है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या करा, सेकंड पॉइंट में ये बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट है इनको दोनों को अलग कर दिया गया है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट सिंगल इंडिपेंडेंटली काम करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी इंडिपेंडेंटली काम करेगी। बात समझ में आ रही है। चलिए अब थर्ड पॉइंट कि ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर ब्रुसेल से आपको याद आना चाहिए, ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की कैपिटल। तो क्या हुआ यहाँ पर कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। अच्छा, ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बनी है, हर एक स्टेट की अलग सरकार है, सेंट्रल एक अलग है, और जो अपनी ब्रुसेल राजधानी है, कैपिटल है, उसमें भी एक अलग सरकार है, सबसे अलग सरकार क्या है उसको समझिए। और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है।
इसमें दोनों जो समुदाय हैं, फ्रेंच भाषी और डच भाषी, इन दोनों का समान प्रतिनिधित्व है। आपको यहाँ समझना पड़ेगा, लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको समझाया था कि बेल्जियम जो पूरी कंट्री है, इसके अंदर 59% जो पीपल रहते हैं वो डच भाषी हैं, और पीछे जो 40% जो लोग बच रहे हैं वो कौन है? फ्रेंच भाषी। ये सेंट्रल की बात बताई थी मैंने आपको, अगर आपको थोड़ा ध्यान आ रहा होगा। फिर मैंने आपको बताया था इसी कंट्री के अंदर अगर आप इसकी कंट्री की ब्रुसेल्स कैपिटल के अंदर जाएं, ब्रुसेल्स के अंदर, तो ब्रुसेल्स के अंदर ये जो डेटा है, ये जो आंकड़ा है, ये बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? कि ब्रुसेल्स में रहने वाले जो लोग हैं, 100% लोगों में से सबसे ज्यादा जो लोग रह रहे हैं वो है फ्रेंच भाषी, और कम जो लोग हैं वो है डच भाषी। यानी कि सेंट्रल के अंदर, तो अगर सेंट्रल देखें तो उसमें डच लोग ज्यादा थे, लेकिन अगर ब्रुसेल्स यानी कैपिटल में देखें तो कैपिटल के अंदर फ्रेंच ज्यादा थे। इससे क्या होता था कि सेंट्रल में तो क्या मनमानी चला सकता था डच, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर डच वाले लोगों ने फ्रेंच भाषी लोगों की बात मानी। फ्रेंच वालों ने कहा डच वालों को कि डच वालों, हम अपन दोनों की बराबर संख्या रखते हैं अपन, ताकि सेंट्रल पे अच्छी तरीके से काम हो सके। तो डच वालों ने उनकी बात मान ली, बोला हाँ भाई तू सही कह रहा है, तो 50-50% अपने मेंबर्स होंगे, 50% तुम्हारे मेंबर होंगे डच वालों के और 50% मेरे यानी फ्रेंच वालों के होंगे। ये बात सही है? तो डच वालों ने बोला सही है। फिर जब ये तो थी ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच वाले थे वो, है ना। अब क्या हुआ, सेंट्रल के डच वाले आए ब्रुसेल्स के अंदर यानी कैपिटल के अंदर, और उन्होंने बोला, किन्होंने? डच वालों ने, कि अरे फ्रेंच वालों, सेंट्रल में तुम्हारे बहुत ज़्यादा लोग हैं, इससे क्या हो सकता है कि ब्रुसेल्स की स्थिति बिगड़ सकती है। तो क्या हम डच वाले 50% और फ्रेंच भाषी भी 50% कर एक गवर्नमेंट बना सकते हैं? तो फ्रेंच वालों ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि आपने हमारी मदद करी थी सेंट्रल में, तो हम हमारी ब्रुसेल्स में भी आपकी बात मानेंगे। इस तरीके से तो मिल बांट के चलेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने काम करा। ये जो बात मैं कह रहा हूं इसकी पुष्टि एनसीईआरटी से होती है। लिख रखा है द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड यानी एक्सेप्ट किया इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज, क्योंकि द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डच स्पीकिंग पीपल्स ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए हाँ किया था। इसलिए ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या किया? मंजूरी दे दी, एक्सेप्ट कर लिया। अब इसको हिंदी में पढ़ देता हूं मैं, ध्यान देना। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि ब्रुसेल्स के अंदर कौन लोग ज्यादा थे आबादी के अंदर? फ्रेंच भाषी लोग। तो मनमानी किसकी चलनी थी? फ्रेंच भाषी लोगों की चलनी थी। तो पूछेंगे कि भी किससे? फ्रेंच भाषियों से पूछेंगे। तो जब डच भाषी लोगों ने फ्रेंच भाषियों से पूछा कि क्या ब्रुसेल्स के अंदर समान प्रतिनिधित्व का कार्य किया जा सकता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन का प्रोग्राम रखा जा सकता है, तो वहां पर फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था, है ना। इसलिए इस बात को मैं आपको एक ग्राफ से भी समझा सकता हूं। ये था अपना बेल्जियम, ये पूरी कंट्री है, यानी मान लो ये सेंट्रल है। क्या है ये? सेंट्रल है। और ये है अपना ब्रुसेल्स यानी कि अपनी कैपिटल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डच भाषी लोगों को पीले बॉक्स से दर्शाया गया है। तो बेल्जियम में जो पीला बॉक्स है यानी डच भाषी लोग हैं वो बड़ा है, यानी सेंट्रल में बेल्जियम के अंदर डच भाषी लोगों की संख्या ज़्यादा है और वहीं फ्रेंच भाषी लोग हैं वो कम थे। तो क्या हुआ, फ्रेंच भाषियों ने किससे पूछा? डच वालों से कि भाई क्या तुम इक्वल रिप्रेजेंटेशन दोगे क्या हमारे को बेल्जियम में? तो डच वालों ने बोला हाँ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर इसी तरीके से ब्रुसेल्स में स्थिति बनी। ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा थे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था एक एक बात को आपको ध्यान रखना है। और डच भाषी जो लोग थे वो कम थे। तो डच वालों ने क्या बोला फ्रेंच भाषियों से कि अपन इक्वल रिप्रेजेंटेशन रख सकते हैं यहाँ पर ब्रुसेल्स के अंदर। तो फ्रेंच भाषियों ने बोला हाँ क्यों नहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आपने हमारी सेंट्रल के अंदर बात मानी थी तो हम आपकी ब्रुसेल्स कैपिटल के अंदर बात मानेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट कंप्लीट हुआ। लास्ट पॉइंट है बेल्जियम मॉडल की कुछ विशेष बातों में। लास्ट फोर्थ पॉइंट है वो क्या है कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live। अब ध्यान से समझना, ये तो ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई, लेकिन बेल्जियम ने शासन को यानी सरकार ढंग से चल पाए इसके लिए एक थर्ड प्रकार की गवर्नमेंट का भी इनोवेशन किया, एक अलग प्रकार की। वो गवर्नमेंट क्या थी उसको समझिए। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। उस सरकार का नाम क्या है? सामुदायिक सरकार। याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम। तो सब बच्चों के पास सिर्फ दो आंसर होंगे, एक तो स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। जिसने नोट से पढ़ाई करी है, जिसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े सिर्फ। लेकिन जो बच्चा एक लाइन पढ़ रहा है एनसीईआरटी की, उसको ये समझ में आएगा कि थर्ड प्रकार की गवर्नमेंट भी थी, और वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार। ये याद रखना। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे, है ना। 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते थे कहाँ पर? बेल्जियम में। एक थे फ्रेंच भाषी लोग, दूसरे थे डच भाषी लोग, और तीसरे थी जर्मन भाषी लोग। तो ये जो गवर्नमेंट थी ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार, इसमें इस सामुदायिक सरकार में सिर्फ एक लैंग्वेज बोलने वाले ही लोग क्या करते थे? इस सरकार को बनाते थे। यानी डच वालों की एक अलग सरकार होगी, फ्रेंच वालों की एक अलग सरकार होगी, और जर्मन वालों की एक अलग सरकार होगी। इस तरीके से अलग अलग सरकारें होंगी। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहें वे जहां भी रह रहे हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं, है ना, एक अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार होता है। कि जैसे कि वहाँ पर एक ही सरकार काम कर रही थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी श्रीलंका के अंदर भाषा से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, राजनीति से संबंधित, आर्थिक नीतियों से संबंधित सभी चीज़ों के लिए एक ही गवर्नमेंट क्या कर रही थी? फैसले कर रही थी। और वो भी एक ही कम्युनिटी, मतलब एक ही कम्युनिटी से संबंधित गवर्नमेंट कर रही थी, और एक ही कम्युनिटी को क्या कर रही थी? वो स्पॉन्सर्ड कर रही थी, उसके लिए काम कर रही थी। लेकिन बेल्जियम में कितना अलग कर दिया। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन, फिर कैपिटल के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग बना दी गई, फिर एक थर्ड प्रकार की गवर्नमेंट भी बना दी गई, जो कि दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशन, लैंग्वेज रिलेटेड इशू पर जो काम करेगी, कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज, इन पर काम करेगी। तो एक ही अलग बना दी गई। आप देखिए कितना बढ़िया और सुस्पष्ट मॉडल है कि किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो। और इसी कारण ये इतनी बढ़िया व्यवस्था, अरेंजमेंट के कारण ही ब्रुसेल्स को एक बहुत अच्छी चीज़ भी मिली थी। वो क्या मिली थी अभी आगे अपन पढ़ेंगे, है ना। ये आपको समझ में आया? अब अपन बात कर लेते हैं, ये चारों अपन ने पढ़े बहुत अच्छी तरीके से, अपन ने चारों बिंदुओं पर, चारों पॉइंट पर चर्चा करी। अब आपके लिए आता है इनके पॉइंट्स बनाना। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पॉइंट्स हैं, ये चारों पॉइंट्स आप लिख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि बेल्जियम मॉडल की कुछ विशेष बातें, ये 4 बातें अपन ने पढ़ी। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर रखे गए फ्रॉम द बोथ ग्रुप्स,
सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों ग्रुप में से इक्वल मेंबर रखे गए, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। सेकंड, मोर पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को अधिक पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट से। अधिक पावर का मतलब यही है, सबसे बड़ी पावर तो यही होती है कि उसको अलग कर देना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ना आना स्टेट गवर्नमेंट का, यही सबसे बड़ी पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट की। तो ये तो बेल्जियम ने दे दी, बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात बोल दी, उसमें लिख दी गई कि स्टेट गवर्नमेंट अलग काम करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये सेकंड पॉइंट अपन ने पढ़ा था। पॉइंट आपको याद रखने, एक बार पॉइंट याद हो गए तो समझा तो मैंने पहले ही दिया, बस आपको याद करना है। फिर है थर्ड, इक्वल रिप्रेजेंटेशन एट स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। इक्वल रिप्रेजेंटेशन मतलब डच वाले अपने कम्युनिटी को, अपनी कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे 50% और फ्रेंच भाषी भी 50% अपनी कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे। समझ में आ गया। फिर फोर्थ पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, और चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या काम था, ये काम भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज अ वर्क ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये इसको क्यों रखा गया था, इसके कार्य क्या है। तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं कल्चरल एजुकेशनल इशू पर ये कार्य करती थी। कौन, कम्युनिटी गवर्नमेंट। लैंग्वेज एजुकेशन और लैंग्वेज एजुकेशन पर ये काम करती थी, फॉर्मेशन कम्युनिटी। अब हिंदी वाले आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार में दोनों गुटों के मंत्रियों की संख्या बराबर, गुटों मतलब ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप यानी समूह। राज्य सरकार को अधिक अधिकार दिए गए। राज्य और केंद्र स्तर पर समान प्रतिनिधित्व, यानी राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर, दोनों लेवलों पर समान प्रतिनिधित्व यानी सेम रिप्रेजेंटेशन करना। सेम प्रतिनिधित्व मतलब डच वाले भी समान होंगे और फ्रेंच वाले लोग भी समान होंगे जो मेंबर होंगे वहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से सामुदायिक सरकार का गठन, चौथा पॉइंट था कि वहाँ पर जाति, भाषा, माफ कीजिएगा, शिक्षा और भाषा और संस्कृति से संबंधित जितने भी बातें थी, लैंग्वेज एजुकेशन और कल्चर से रिलेटेड जितने भी नियम और कानून बनेंगे वो कौन बनाएगा, सामुदायिक सरकार गठन। क्योंकि हर एक लैंग्वेज, हर एक कम्युनिटी के अलग अलग कल्चर होते हैं, है ना, तो इस हिसाब से एक यहाँ पर सामुदायिक सरकार बनाई गई। ये आया समझ में। तो ये 4 मॉडल थे अपने पास। अब वो उस खासियत की बात कर लेते हैं अपन, जो इस कारण से कि इतने अच्छे मॉडल बनाया बेल्जियम ने, तो इसको क्या एक चीज़ मिली थी। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है ना। इट इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, निश्चित रूप से ये जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी। बट दिस अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। They helped to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines। मतलब इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया, यानी रुक गए, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता, क्योंकि दोनों कम्युनिटी बराबर की थी। 59 और 40 में कितना अंतर होता है, दोनों ही बहुत बड़े बड़े समुदाय थे। इस हिसाब से तो बेल्जियम के 2 टुकड़े होने थे सीधे सीधे, लेकिन बेल्जियम के लीडर्स ने बहुत अच्छी तरीके से दिमाग लगाया और सारा काम करा। और देखिए आपने डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का एक सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करा। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters. This is a quality, this is a achievement of Belgium. जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया, यूरोप के अलग अलग देशों ने आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाया, एक कम्युनिटी बनाई जिसका नाम था यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन। तब वो वहाँ का बनाने का फैसला किया, तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। तो जो मुख्यालय चुना गया वो कहाँ हुआ, मतलब सब जगह
सब लोग जो हैं, सभी कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एक जगह मिलेंगे। तो वो जगह कौन सी चुनी जाए, तो वो जगह थी ब्रुसेल्स, यानी बेल्जियम के ब्रुसेल्स को। क्यों चुना गया ब्रुसेल्स? क्योंकि ये लोकतंत्र का एक बहुत अच्छा उदाहरण था। इसने सबसे पहले इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इतनी अच्छी तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, तो वो जो हेडक्वार्टर है उसकी इमेज आपको यहाँ दे रखी है। यहाँ पर जो यूरोपीय संघ के जितने भी सदस्य हैं वो मिलते हैं, मेंबर्स हैं वो मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने यूरोपीय संघ पर यहाँ पर क्या कर रखा है, यूरोपियन यूनियन और यूरोपीय संघ यहाँ पर मैंने मार्क कर रखा, हाईलाइट कर रखा है। इसका अर्थ समझिए आप। देखिए, अपना जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड जो है वो कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है। किसमें बटा हुआ है? कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है। 6 कॉन्टिनेंट है मुख्यतः। कितने कॉन्टिनेंट है? 6 कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका, अमेरिका, एंटार्क्टिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इसे ओशिनिया भी कहते हैं, और यूरोप। ये 6 कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है, द्वीपों में, महाद्वीपों में बटा हुआ है। ठीक है, आप जानते हैं कि 100% वर्ल्ड में से 71% तो पानी है, 71% तो पूरी पृथ्वी पे पानी है। जो हिस्सा बचता है वहाँ पर ये 6 कॉन्टिनेंट्स हैं। इन हर एक कॉन्टिनेंट में टोटल कंट्री अगर देखें, जैसे भारत है ना, भारत जैसी पूरे विश्व में कितनी कंट्रीज है? 195 कंट्रीज है। कितनी? 195 कंट्रीज है। ये 195 कंट्रीज बटी हुई हैं इन सभी के सभी महाद्वीपों में, कॉन्टिनेंट्स में। अगर बात करें अफ्रीका में कितनी कंट्रीज है, तो 54 कंट्रीज है। कितनी कंट्रीज है? 54 कंट्रीज है, जिनके नाम मैंने यहाँ लिख रखे हैं। अल्जीरिया है ना, यहाँ पर बहुत सारे नाम लिख रखे हैं, आप इसको देख सकते हैं। बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट खींचकर आप इसको जूम कर सकते हैं, है ना। तो अफ्रीका में 54 कंट्रीज, अमेरिका में 35 कंट्रीज, ये थी 30 की 35 कंट्रीज। एंटार्क्टिका एक बर्फीला देश है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करा है इसको। एशिया, जिसमें अपना इंडिया भी आता है, आप इसमें अगर स्क्रीनशॉट खींचकर देखेंगे एशिया के अंदर, तो अपना इंडिया आपको 12वें नंबर पर दिखेगा। कौन से नंबर पर दिखेगा? 12वें नंबर पर आपको अपना इंडिया दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी मैंने नहीं गिना है, क्योंकि ये खुद ही कंट्री है एक, है ना, तो इसको नहीं गिना है। यूरोप के अंदर जिसकी अपन अभी बात कर रहे हैं, है ना, यूरोप में अंदर कौन आता है? बेल्जियम आता है। तो बेल्जियम आप देख सकते हैं, ये रहा 5वें नंबर पर बेल्जियम आपको मिल जाएगा। इससे आपको समझने में आसानी होगी कि हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल होता है। 195 कंट्रीज़ हैं, 195 कंट्रीज़ को 6 कॉन्टिनेंट्स में, 6 महाद्वीपों में बांट रखा है। अफ्रीका, अमेरिका, एंटार्क्टिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, जिसमें से हमने यूरोप में बेल्जियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझना है, याद भी कर सकते हैं, जीके के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपने 4 खास बातें पढ़ ली। अब देखिए कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस 2 स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीखने को मिलता है? कि बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं। यानी दोनों ही देश कैसे हैं? लोकतांत्रिक थे। बेल्जियम में डेमोक्रेटिक कंट्री थी, और श्रीलंका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी। अच्छा, अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल तो नहीं उठ रहा कि डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है? अगर उठ रहा है तो इसका मतलब आपने 9th क्लास ढंग से नहीं पढ़ी। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जिन बच्चों को आता है वो थोड़ा स्किप कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता वो थोड़ा सा ध्यान दें। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होती है, यानी लोग जो चुनते हैं उसके द्वारा होती है। कई और भी सरकारें होती हैं, जैसे डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी का बिल्कुल उल्टा, जिसमें क्या होता है, कोई एक समुदाय के पास जितना पैसा है, सेना है, यानी लोग हैं खूब सारे, गुंडे वुंडे हैं सब खतरनाक, तो वो बंदा क्या करता है, अपनी ताकत, अपने पैसे के आधार पर गवर्नमेंट बनाता है, जिसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। ये आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, कॉलेज लेवल पर आएंगे, 12th में, 11th में जैसे आप आएंगे तब जाकर आप समझ पाएंगे। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तब आपको समझ में आएगा, है ना। डेमोक्रेसी होता है, डिक्टेटरशिप होता है, फेडरलिज्म होता है। फेडरलिज्म तो शायद तक आपके 2nd चैप्टर में आ जाएगा। एक फेडरलिज्म होता है, फिर एक अलग चीज़, एक फेडरलिज्म हो गया अपने
फिर हिंदी में मुझे याद आ रहा है एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार, है ना, अध्याशात्मक, संसदात्मक, इस प्रकार के अलग अलग सरकारें होती हैं भैया, आपको समझना पड़ेगा इस बात को, है ना। तो दोनों ही देशों में डेमोक्रेसी थी, येट दे डील्ड विथ, डील होगा यहाँ पे मेरा, डील विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की, है ना। पावर को शेयर करने की, सत्ता की साझेदारी, सत्ता के बंटवारे करने की जो बात थी, उन दोनों ने ही अलग अलग तरीके से ली। बेल्जियम, यहाँ देखेंगे, इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली, अब मार्क करना, रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजियंस। इसका मतलब क्या है, बेल्जियम ने क्या सोचा, बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। देश की एकता कब संभव है, देश की यूनिटी कब पॉसिबल है, जब देश में रहने वाले हर व्यक्ति की जो सांस्कृतिक भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, वो क्या हो सकें, उनका आदर करे सरकार, तभी जाकर एक देश अखंड बन सकता है। अखंड यानी कि जुड़ सकता है, एकता में बन सकता है। Such a realization resulted in mutually acceptable arrangement for sharing power। इस एहसास के चलते, जो एहसास, जो सोच, जो विचार उन्होंने किया लीडर्स ने, इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने में सहमत हुए, है ना। डच भाषा वाले भी और फ्रेंच भाषा वाले भी, दोनों ने ही गवर्नमेंट के अंदर अपनी भागीदारी निभाई और पावर को शेयर करा। किसी ने भी एक तरफ पावर को यूज़ नहीं करा, है ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका ने क्या करा, वो भी देखिए। श्रीलंका शोज अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया, श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। क्या अपनाया गया? इट शोज अस दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country। क्या होता है कि इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय यानी मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने, यानी उन पर कब्जा करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार ना बनाने, यानी पावर में उनको शेयरेबल ना बनाने के लिए बनाने का फैसला करता है, तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। और हुआ भी, श्रीलंका में सिविल वॉर जैसी, गृह युद्ध जैसी क्या हुई, एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई, है ना। तो यह आपको समझना है, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। आपको समझ में आया? तो ये आज के लेक्चर में था अपना। अगले वाले लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, उसको अपन कंप्लीट कर फिर अपना लास्ट जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। आने वाले 2 वीडियोस में अपना ये चैप्टर कंप्लीट होगा, देन उसके बाद अपन चैप्टर नंबर 2 पर डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो नमः।